अच्छा, इन डेज को ना मैं आगे से ऐसे लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। उससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और ज्यादा आप फोकस करके आप लिख भी पाएंगे। नाम है इसका इन्वेंट्रीज, हालांकि ये है इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन ही, नाम पे मत जाइए, है इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन ही। ये डिफिनेशन देता है कि इन्वेंट्री जो है ना, ये है ऐसी एसेट्स which are held for sale in, कुछ चीजें तो बिल्कुल सीए इंटर की जैसी ही होंगी, जहां भी अलग होगा मैं उसको आपको थोड़ा और डिटेल बता दूंगा। याद है फिनिश स्टॉक, जो हमने सेल करने के लिए रखा हो, अब चाहे खुद बनाया हो या कहीं से परचेज किया हो, लेकिन जो सेल के लिए रखा है, और वो सेल भी कौन से कोर्स में, ऑर्डिनरी कोर्स। जैसे मान लीजिए टॉपर्स ने कार रखी हुई है बेचने के लिए, तो वो इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि टॉपर्स का ऑर्डिनरी कोर्स कार बेचना नहीं है। लेकिन टॉपर्स ने किताब छाप के रखी हुई है, वो बताइए, वो है, क्योंकि भाई कोचिंग क्लास तो किताब बेचता ही बेचता है, कोचिंग क्लास, उसमें ऐसी क्या बात है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WIP, बिल्कुल इंटर की लैंग्वेज है, कुछ भी फर्क नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है दोस्त, तो ये तीन चीजें इसके अंदर शामिल हैं। एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 है, जो कहता है कि इन्वेंट्री इंक्लूड्स मटेरियल एंड सप्लाईज अवेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको बताना है कि मटेरियल है कि नहीं। फिर से देखिए, मटेरियल इंक्लूडिंग मटेरियल मतलब इन्वेंट्री इंक्लूडिंग मटेरियल एंड सप्लाईज वेटिंग यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। पैकिंग मटेरियल है, रखा हुआ है, अभी प्रोडक्शन में गया नहीं है, वो आपका इन्वेंट्री है कि नहीं। है ना, क्योंकि वो जाएगा वहां, और ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स है, रॉ मटेरियल के अंदर आएगा वो, हम उसको आज नहीं तो कल इस्तेमाल करेंगे। अब प्राइमरी पैकिंग भी हो सकती है, सेकेंडरी पैकिंग भी पढ़ा होगा आपने, जीएसटी में पढ़ा होगा, अकाउंट कॉस्टिंग में भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है कि नहीं। अब रखा हुआ रैपर तो इस्तेमाल होगा, यही तो है, इन फॉर्म ऑफ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, ठीक है कि नहीं। तो इन्वेंट्री का पार्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब क्या ये सभी जगह पे लागू होता है या कुछ इसका एक्सेप्शन है, तो ये बात स्कोप में बताई गई है कि जो एस है ना, ये आपको याद होगा वहां भी स्कोप था, इंटर में भी हर एस के अंदर थोड़ा थोड़ा होता है कि कहां लागू नहीं होता। हाँ, तो लिखा है कि इंडेस टू अप्लाई ऑन ऑल इन्वेंट्रीज एक्सेप्ट, कहां नहीं होता, नंबर 1 फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वही शेयर डिबेंचर जो होता है ना, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं होता, क्योंकि उसके लिए एस अलग से बना हुआ है। इंडेस 32 बना हुआ है, इंडेस 109 बना हुआ है, तो जब अलग से इंडेस बना हुआ है तो उसको इस एस में क्यों करें,
ठीक है ना। तो इस एस में उसको नहीं करेंगे, उसकी दुनिया उन्होंने अलग बसा रखी है। ठीक है, मतलब इस पे इंडेस 2 ना लग के इंडेस 32 लगेगा या 109, मतलब और भी जो है वो लगेंगे। बायोलॉजिकल एसेट्स, ये पढ़ा था हम लोगों ने, बायोलॉजिकल एसेट याद है स्टेन? भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है। बायोलॉजिकल एसेट जो रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जिसके लिए एक अलग से इंडेक्स बना है 41, पढ़ना है हम लोगों को। अब जब अलग से इंडेक्स बना है, आपने तो पढ़ा ही होगा, जब कोई स्पेसिफिक होता है तो फिर जनरल नहीं लागू होता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा होगा, पार्टनरशिप भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट पे पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। सेल ऑफ गुड्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके लिए अलग से लागू होता है। तो एक बायोलॉजिकल एसेट का मतलब होता है लिविंग प्लांट या एनिमल। एस्टेन मतलब घोड़ा है, गाय भैंस है, बकरी है, या आम का पेड़ है जिसपे बार बार फल आता हो, अमरूद का पेड़ है, तो ये भी फिक्स एसेट। या अगर आपने खरीदने बेचने के रखा है तो इन्वेंट्री है, लेकिन उस पर ना तो फिक्स एसेट वाला लागू होगा ना इन्वेंट्री वाला लागू होगा। उस पर कौन सा लागू होगा? इंडेस 41। क्यों 41? क्योंकि अलग से बनाया हुआ एग्रीकल्चर के जितने भी एसेट्स हैं, चाहे इन्वेंट्री हो या फिक्स एसेट हो, उनके लिए अलग बना दिया। इंडेस 14 सॉरी 14 सॉरी 41 41, जो भी चीजें मतलब आपने एग्रीकल्चर में मान लिया, वो फिर वहां पे ये काल लागू नहीं होगा, मना कर दिया गया। हल्का सा फर्क है, थोड़ा सा, बातें तो सब यही वाली रहेंगी, लेकिन थोड़ा देखा गया कि भाई एग्रीकल्चर में अलग तरह की परिस्थितियां हैं, अलग तरह की प्रैक्टिस है बिजनेस की, तो क्यों ना एक इंडेस अलग से बना दिया जाए। तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे इंडेस अलग से बना दिए। इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारे इंडिया में छोटे छोटे फार्मर हैं, लेकिन विदेशों में तो बड़े बड़े फार्मर आपने देखे होंगे, बड़े बड़े फार्म। अमेरिका में तो फार्मर भी बहुत मतलब रिच होते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे पेप्सी वगैरह है, तो ये फार्मिंग बहुत करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती हैं। तो हुआ कि एक एस रहना चाहिए जो स्पेशल एग्रीकल्चर को एड्रेस करे। अब एग्रीकल्चर में धान गेहूं तो होगा, आम होगा, आम का पेड़ भी होगा, गाय भैंस भी होगा, घोड़ा भी होगा, पिग भी होंगे। तो उसके लिए बोला गया कि उसको एस 2 ना लगा के हाँ इंडेस 41 लगा लेंगे। उसके लिए कुछ स्पेशल बातें उन्होंने बता दी। पढ़ना है हम लोगों को, पढ़ना तो है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, अलग कर दिया। ठीक है, नंबर 3, प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्ट and minerals to the extent they are measured at NRB in accordance with well established
प्रैक्टिसेज इन दोज इंडस्ट्री। देखिए, आम के पेड़ तो हमने हटा दिए, लेकिन आम तो हो सकता है ना, और वो इन्वेंट्री ही है। बोला गया कि उस पे AS2 मत लगाओ। खेती में गेहूं है, चना है, सरसों है, उस पे AS2 मत लगाओ, लेकिन एक कंडीशन डाली गई, सिर्फ तभी मत लगाओ जब उसकी वैल्यूएशन किस पे हो रही है, NRV। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे इसमें वैल्यूएशन का तरीका आएगा कॉस्ट और NRV विच बाई लोअर। ठीक है, अब कॉस्ट निकालना आपने पढ़ाई है, इंटर में थोड़ा मुश्किल काम है, मटेरियल लो, लेबर लो, ओवरहेड लो। एग्रीकल्चर वालों को काहे को फालतू में करें। आप गांव में रहते हैं, कभी गए, कभी रहे गांव में, तो अभी धान आपके खेतों में हुआ होगा, घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई 50,000 का धान हुआ है, वो कॉस्ट नहीं देखते, हो सकता है उसमें 60,000 लग गया हो, लेकिन वो देखते हैं कि बिकेगा क्या भाव। अगर मान लो आजकल रेट चल रहा है 2,000 रुपये क्विंटल, ठीक है, और घर में 50 क्विंटल पड़ा है, तो लोग बोलते हैं भाई 1 लाख का धान हुआ है। कितने का है? तो 1 लाख का धान है, ऐसे बोलते हैं। तो जहां पे NRV पे ही सब लोग वैल्यू करते हैं, NRV मतलब सेल प्राइस समझ लीजिए, वहां पे कॉस्ट का पंगा इन्होंने छोड़ दिया, बोला कॉस्टिंग की जरूरत ना है। सब लोग जब NRV पे कर रहे हैं तो हो गया वैल्यूएशन। अब मतलब सरसों है, 5 बोरी सरसों रखी हुई है, 50 किलो की बोरी है, 250 किलो सरसों है, 50 का रेट है, करना जरा है कैलकुलेटर। अच्छा, कल से कैलकुलेटर में लाओ भाई, अकाउंट की क्लास है, कोई बात नहीं, ले आइएगा। 250 गुने 50 कितना हुआ? तो कोई पूछेगा तो भाई क्या है, 12,500 का सरसों है यार। कोई कॉस्ट नहीं देखता, कितना फर्टिलाइजर डाला, ये डाला, ये डाला। एस ने कहा चल कोई ना, हम तुम्हें टेंशन में नहीं डालेंगे। अगर पूरी इंडस्ट्री के लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जंगल से निकाली हुई चीजें, गोंद हो गया, तेंदुए का पत्ता हो गया, लकड़ी हो गई, मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर या ऐसी चीजें, रॉ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, CNG गैस, अगर ऐसी कोई निकली हुई है और पूरी इंडस्ट्री NRV पे वैल्यू कर रही है और ऐसा वहां होता है, तो यहां भी आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, यहां भी ऐसा ही होगा। ठीक है, हम भी कुछ अलग से नहीं करेंगे, आपको AS2 लगाने की जरूरत नहीं, AS2 इसी में काम चला लीजिए। NRV पे कर रहे हो, करते रहो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तीसरा, कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर who measure their inventory at fair value less cost to sell। इनके ऊपर भी AS2 मना कर दिया गया, यहां भी AS2 नहीं लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या था, प्रोड्यूसर मतलब आपने खेती की है, और यहां कौन है, जिन्होंने आपसे खरीद लिया, आगे गल्ले वाले समझ लो, आगे बेचेंगे। घूम घूम के ट्रैक्टर पे लाद के ले जाते हैं ना, और शहर में रख के, शहर के कस्बे में रख के फिर वहां से आगे बेचते हैं मिल वालों को या जिसको भी बेचना हो, तो वो ब्रोकर। बोला कि उन ब्रोकर पे भी नहीं लागू होगा अगर वो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट पे अपनी वैल्यूएशन कर रहे हैं। ये भी इसके लिए NRV ही है। फेयर वैल्यू हम पढ़ेंगे, फेयर वैल्यू सेल प्राइस ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी टेक्निकल वर्ड है तो उसकी चर्चा की जाएगी। मतलब अगर ये भी NRV पे कर रहे हैं और ऐसा सब लोग कर रहे हैं, तो उस पर AS2 लगाने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, जो NRV है उसी पे वैल्यूएशन। तो अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो मोटे तौर पे जो एक्सेप्शन है, ये दो तो इन्वेंट्री है ही नहीं, जैसे आप शेयर डिवेंचर के ब्रोकर भी हैं तब भी इसको इन्वेंट्री नहीं मानना,
और बायोलॉजिकल एसेट वैसे भी फिक्स्ड एसेट होता है, तो ये नहीं लागू होगा। और इन दोनों में अगर इन्वेंट्री है भी, लेकिन चूंकि वैल्यूएशन एनआरवी पे है और ऐसा सब लोग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी एस लागू करने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर भी इसके बगैर ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम भी कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर एस लागू नहीं होगा। कुछ और तरीका है और हम कुछ और कर रहे हैं, तब लागू होगा। तो हाँ, नहीं तब नहीं चलेगा। उस इंडस्ट्री की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा हो, मतलब जैसा सब कर रहे हैं वैसा करेंगे तब तो कोई बात नहीं। आपने अपनी डपरी अपना राग बनाया हुआ है, तब नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया कहां लागू नहीं होता। कहां लागू होता है उसका तो एक ही रूल है, सब पे लागू होता है जी। जो इन तीन वो डिफिनेशन में कहीं भी आ जाते हो, या तो फिनिश स्टॉक हो, या WIP हो, या रॉ मटेरियल। ठीक बात है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने, मेन एज पे आते हैं। कॉन्सेप्ट 2 कह ले इसको। नंबरिंग देने से क्या फायदा होगा कि आगे आपको आसानी होगी। हाँ, इसको C1 कर दीजिए कि इन्वेंट्री क्या है ये हम लोगों ने तय कर लिया, कहां लागू होता है ये तय कर लिया। अब C1 कर देते हैं इसको। अब बात होती है मेजरमेंट। तो रूल ये है कि इन्वेंट्रीज शैल बी, मतलब ऑप्शन नहीं है, measured at lower of, वही पुराना कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, वही पुरानी बातें, कॉस्ट और एनआरवी। लेकिन इसके लिए कॉस्ट का क्या मतलब है और इसके लिए एनआरवी का क्या मतलब है, यही बेसिकली हमें पढ़ना है। अगर हमने ये ठीक से पढ़ लिया तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए C3 शुरू करते हैं। ये C2 सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन तो यही आ गया ना, ये चाबी हो गई जिसे ताला खुलनी है। लेकिन कॉस्ट का मतलब, एनआरवी का मतलब देखना पड़ेगा। तो कहता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अगर आपको ध्यान हो तो अभी तक हम लोग बिल्कुल सीए इंटर की तरह चल रहे हैं। ये बातें सीए इंटर में भी एज इट इज थी, मतलब AS2 में भी एज इट इज थी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में कहा गया कि इंक्लूड्स क्या क्या भाई, 3 चीजें ये शामिल करता है। पहली बात, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventories to their present location and condition। प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या है, अदर कॉस्ट इनकर्ड का मतलब क्या है, ये चलिए पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज,
कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब है परचेज कॉस्ट या परचेज प्राइस। रिड्यूस्ड बाई, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हो या कोई वॉल्यूम डिस्काउंट हो, ऐसी कोई चीज हो तो उसको लेस कर दीजिएगा। जैसे आपने बात करी कि हम आपसे आटे की बोरी खरीदेंगे, उसने कहा कि भाई हमारी बोरी है 500 रुपये, आपने कहा जी हम 500 खरीदेंगे, तो उसने कहा चलो 490 लगा लो, तो हमें कॉस्ट 500 नहीं लेनी, हमें कॉस्ट कितनी लेनी है 490, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है। ये इंटर में भी था, ठीक है, एएस में भी था ये। नंबर 2, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं शामिल होगा। कैश डिस्काउंट जो होता है वो फिनेंशियल है, तो कैश डिस्काउंट हमें नहीं शामिल करना है, हमें सिर्फ हाँ ट्रेड डिस्काउंट शामिल करना है। इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अदर टैक्सेस, लेकिन विच आर not subsequently recoverable by the, या फ्रॉम सीधे लिख देते हैं, फ्रॉम टैक्स ऑथोरिटी। हम लोग इसको पहले पढ़ते थे नॉन एडजस्टेबल, नॉन रिकवरेबल। जैसे आपने जीएसटी तो पढ़ाई है, इनपुट क्रेडिट मिल जाता है तो काहे का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल पे आपने टैक्स दिया, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, इसका टैक्स उसमें एडजस्ट कर लिया, ठीक है, तो वो आपका कॉस्ट तो हुआ ही नहीं। जैसे आपने बाहर से इंपोर्ट ड्यूटी में रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर इंपोर्ट लग गया, माल बना के एक्सपोर्ट किया, वो इंपोर्ट ड्यूटी आपको वापस आ गई, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, तो काहे का कॉस्ट। तो ये सब चीजें नहीं होंगी, वो टैक्स जो आपने दिया और आपको वापस ना मिला या एडजस्ट ना हुआ, वो आपको लेना है। हाँ, वो आपको लेना है। या आपने मेरे से केथी वाले हैं, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट वाले 5% टैक्स वाले, तो उनको नहीं मिलता और रिबेट नहीं मिलता। मतलब अगर उन्होंने कच्चा माल खरीदा है, वही तो मान लो कोई माल खरीदा, तो उस पर चाहे जो लगा हो, इधर आपका नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं, सभी 5% वालों पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे कपड़े में मिलता है लेकिन खाने में नहीं मिलता, और रेस्टोरेंट वालों में, और रेस्टोरेंट वालों को नहीं मिलता। हाँ, 5% में तो कपड़े भी हैं बहुत सारे, उनको मिल जाता है, लेकिन इन बेचारों को नहीं मिलता। चलिए, अब नहीं मिलता नहीं मिलता वो टैक्स के का मैटर है, हमें इतना मतलब है कि अगर रिबेट मिल जाए, रिफंड मिल जाए, तो वो कॉस्ट नहीं है, उसको शामिल नहीं करेंगे, उसको अलग से रखेंगे। आपने फाउंडेशन में पढ़ा भी होगा अकाउंटिंग उसकी। ना मिलता हो या जितना ना मिलता हो, वो कॉस्ट का पार्ट है। ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग चार्जेज, सेकेंडरी पैकिंग, कि देखो भाई, आपने यहां पे जयपुर में सामान खरीदा है, ठीक है, और नोएडा में लेकर आए हैं, तो भाई जयपुर में माल चढ़ाना, नोएडा में माल उतारना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब भी तो खर्चा है। प्लस छोटे छोटे आइटम हैं, तो कंपनी वाले ने प्राइमरी पैकिंग तो कर दिया, लेकिन बोला कि सर देखो इसको बक्से में डाल के ले जाओगे तो अच्छा रहेगा, और बक्से का 200 रुपये लेंगे, तो आपका लग गया। गेहूं किसने लिया और कट्टा लग गया 10 रुपए का एक,
और 20 कट्टों में भरा तो पैसा उसका भी लग गया। तो वो सब चीजें भी कॉस्ट का पार्ट मानी जाएंगी। ठीक है। कोई अदर कॉस्ट आपने किया हो फॉर ए परचेज, जैसे कि ब्रोकरेज होता है। जैसे मंडी में आप जाएंगे ना, तो मंडी में जिसकी दुकान होती है ना, वो प्रॉफिट नहीं लेता, वो बोलता है जितने का माल बिकेगा उसका 2% हमारा, और जितने का माल आप खरीदोगे आपसे भी 2%। वो सेलर से भी लेता है और परचेजर से भी। ठीक है कि नहीं। जैसे एक बार मैं ऐसे ही चला गया था गाजीपुर मंडी, अपनी बात बता रहा हूं। किसी ने कहा कि सब्जियां बहुत सस्ती मिलती है, तो एक दिन संडे को फुर्सत में और कोई काम था नहीं, ड्राइवर साहब बोला चलो सस्ती सब्जी लाते हैं। तो सब्जी भी तो कुछ नहीं लाए हम लोग, क्योंकि वो बोरा बोरा दे रहे थे। अब एक बोरा गोभी क्या करेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी पता लगाया मैंने, तो उन्होंने कहा कि गोभी तो 30 रुपए है। ये है फलाने जगह के व्यापारी, जहां के भी हो, मेरठ के, मथुरा के। तो भाई आप कौन है? तो जी हमारा ये जगह है, हमारी जगह पे ये बैठ के बेच रहे हैं, और इस बात का हम इनसे लेते हैं। उनसे क्या लेते हैं, गोली मारो, आपसे हम 2% लेंगे। मतलब अगर 1200 का है तो 24 रुपए हमारा भी होगा। ठीक है कि नहीं। 1500 का है तो 30 रुपए हमारा भी होगा। जितना भी मतलब बनता होगा उस पर 2% हम लेंगे। आप अपना बात कर लीजिए, अपना डील कर लीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बार्गेन कीजिए, जो कीजिए। अगर बिकेगा माल तो हमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप हमें पैसे देंगे। ठीक है ना। अब मान लो मैं खरीद के लाता 1200 रुपए और 24 रुपए उसको देता, क्या मेरी कॉस्ट नहीं है? वो भी तो 24 रुपए कॉस्ट है मेरी। फिर वहां से ऑटो पे लादता, वो भी मेरी कॉस्ट है। नहीं, लादने वाला कोई और होता है, हम आप तो उठा नहीं सकते 50 किलो का कट्टा, हमें आते ही नहीं उठाने, हमारे में दम ही नहीं बचा। वो शहर के हो गए ना हम लोग, गांव में थे तो अलग बात थी। तो वो कोई बेचारा मजदूर उठाता है, वो भी 20 रुपए लेता है, तब आपके टेम्पू में डालेगा, फिर टेम्पू वाला 200-300 रुपए लेता है। फिर यहाँ पे हो सकता है टेम्पू वाला से उतरवाइए तो वो भी कहेगा भाई साहब हमें और पैसा चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको लेनी है, क्योंकि हमें वो सारे खर्चे लेने हैं जो करंट लोकेशन में लाने के लिए जरूरी है। ठीक बात है। तो ये सारी चीजें यहां पे हमें चार्ज करनी ही करनी है। ठीक है। एक क्वेश्चन में देता हूं आपको ना, स्क्रीन पे दिखाता हूं बेटा। ठीक है। कल से तो किताब लाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और बल्कि मैं भी आपको असाइनमेंट दे दूंगा। अभी आपको केवल स्क्रीन पे दिखाता हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें। देखिए, हम गुड्स खरीद रहे हैं किससे? एक ओवरसीज सप्लायर। ओवरसीज मतलब विदेश। डिलीवरी 1000 यूनिट लिया है, कोटेशन उसने दिया तब 1200 रुपए, लेकिन नेगोशिएट करके 5% डिस्काउंट ले लिया। लेस हो जाएगा, हाँ लेस हो जाएगा। अभी आते हैं। अर्ली सेटलमेंट के लिए 2% कह रहा है कि हम आपको देंगे, और हम कह रहे हैं कि हम ले लेंगे 2% डिस्काउंट। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कैश डिस्काउंट शामिल नहीं होता। बेसिक कस्टम ड्यूटी है 60 रुपए, तभी हमें माल रिलीज किया जाएगा, और जब रिलीज होगा तो 5000 रुपए हमें कंपनसेशन भी देना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बताइए। और कस्टम ड्यूटी के बारे में ये नहीं बताया कि रिफंडेबल है कि नहीं है, तो हम मानेंगे रिफंडेबल नहीं है। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपको याद हो तो AS2 में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, कॉस्टिंग में भी ऐसे क्वेश्चन थे, आज फिर फिनेंशियल रिपोर्टिंग। कौन कहता है चीजें इतनी भारी हैं? बेटा आयुष एक ही चीज देना है, समय। समय दोगे तो एक अटेम्प्ट में फाइनल, नहीं दोगे तो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। अभी एक बच्चे का मैसेज आया था, सर हमारा 2 अटेम्प्ट हो गया, फाइनल हो ही नहीं रहा। इंटर में हम आए, एक बार आपने जो पता नहीं क्या पढ़ाया, अब मैं डर गया कहीं मैंने खराब ना पढ़ाया है। उसने बोला सर 82 आ गए थे एडवांस अकाउंट में, इसमें आ गए थे 74, इसमें इतने, एक बार में पास कर गए। फाइनल में इधर उधर हमने बहुत सारी क्लासेस करी, तो कोई नॉर्थ के हिट टीचर हैं, कोई साउथ के हिट टीचर हैं, कोई वेस्ट के हिट टीचर हैं, सभी का हमने क्लास किया। 40 नंबर नहीं आ रहा, 2 अटेम्प्ट हो गए। 40 नंबर नहीं आ रहा है FR में और SFA में, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो। क्या करें, मतलब आज थोड़ा बैठ कर डिस्कशन कर लेंगे और क्या।
हमारे पास भी कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि मैं तुम्हें लगा दूंगा, लेकिन समय दोगे तो बात बन जाएगी। तो समय दीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, आप कर पाएंगे? अरे कर भी लिया। अभी देखते हैं कहीं गलत तो नहीं कर लिया, अभी देखते हैं। इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे इलिस्ट्रेशन दिए हैं और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा, अगर इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन करके जाइए तो वही इतने ज्यादा हैं कि आपको नहीं आने का मतलब ही नहीं। तो मैं ना क्या कवर करूंगा बताना मैं भूल गया। देखो बेटा जी, मैं आपको इंस्टीट्यूट का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं आरटीपी कराऊंगा और मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको मैं सिर्फ 3 अटेम्प्ट का नहीं कराऊंगा, पीछे भी जो 8-10 अटेम्प्ट हुए हैं जब से इंडेस आया है वो सारे करा दूंगा। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कभी आएगा, अभी तक तो नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। इंटर में आपने एग्जाम दिया था, कुछ ऐसा था जो अपने स्टडी में नहीं था? सब था, कवर था। यहां भी एकदम कंप्लीट कवरेज होगा। इसे तो मैं कह रहा हूं समय देना है, बस समय दीजिए, पास कीजिए। आइए, रुक जाइए। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, कोई जल्दी नहीं है बेटा, अभी कराते हैं। देखते हैं आपने सही किया है कि नहीं। पहले मुझे बताइए बेटा, परचेज कॉस्ट 1000 गुने 1200 माइनस 5%, क्योंकि कॉस्ट तो लगी ही नहीं। बोलिए बेटा कितना हुआ? 96,000। ठीक से करिए, कैलकुलेटर पे करिए, कल से कैलकुलेटर जरूर लाइएगा। ठीक है बेटा जी। और इसमें इंपोर्ट ड्यूटी हम ऐड करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी बोला है 60 रुपए पर यूनिट है, तो कितने हो गए ये? 60,000 हो गया। और बोला है कि डिलीवरी चार्ज एक लगेगा, वरना आपको माल ही नहीं देंगे। वो भी लगेगा क्योंकि वेयर हाउस में पहुंचाने के लिए जरूरी है ये, है ना? बिल्कुल। और हमने ये भी तो पढ़ा, हैंडलिंग चार्जेज और ये सब शामिल करना है। बोलिए बेटा टोटल कॉस्ट बताइए। अब अगर एक पीस की कॉस्ट निकालनी हो तब बताइए। तो कॉस्ट पर यूनिट अगर हम देखें, क्योंकि हमारी टोटल यूनिट जो हैं वो कितने हैं? 1000 यूनिट है। तो बताइए कॉस्ट पर यूनिट। शुरू में आपने अलग बताया था, कहां पे प्रॉब्लम हुई थी? अरे इसीलिए ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। 1205, एकदम जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। शुरू करें दोस्त आगे। चलिए हम लोग वापस आते हैं। हम लोग ये पढ़ रहे थे, है ना, कि भाई कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या शामिल होगा। लेकिन हम लोग ये भी पढ़ रहे थे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में केवल कॉस्ट ऑफ परचेज तो नहीं है, एक और कॉस्ट है, बताइए क्या? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? 5 या 4? 5। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। देखिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारा रॉ मटेरियल, ये हमारा फिनिश गुड्स। अब अपने आप तो मैंने एग्जांपल दिया था इंटर में, आपको याद हो,
ये है अंडा और ये है ऑमलेट। और भाई अंडा अपने आप ऑमलेट तो बनने से रहा। अब अंडे को ऑमलेट बनाने में जो भी खर्चा लगे, अंडे के कॉस्ट के अलावा, वो तो है ही, उसके अलावा जो भी खर्च लगे वही कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। रॉ एग, कच्चा अंडा और बढ़िया बना हुआ ऑमलेट, कच्ची मैगी और बढ़िया बनी हुई वेज मैगी, प्लाई और फर्नीचर, फैब्रिक और गारमेंट, लोहा और पंखा, अपने आप तो बनने से रहा। तो लोहे को पंखा बनाने के लिए हमें जो भी कॉस्ट लगेगी उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है ना भाई? इसमें क्या क्या शामिल होगा? तो इसमें बोला गया कि देखिए, जो डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है वो तो होंगे ही होंगे। डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट, जैसे कुछ सन्ड्री मटेरियल भी लगता है बेटा, आपने ध्यान दिया हो, आपने तो प्रोसेस पढ़ा है। जैसे फैब्रिक को अगर हम रेडीमेड टी शर्ट बना रहे हैं तो धागा भी तो लगेगा, वो भी कॉस्ट है। और लेबर लगेगा, डायरेक्ट लेबर जिसको बोलते हैं, वर्कर भी चाहिए। और भी कोई डायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है, मान लो एम्ब्रॉयडरी वगैरह करवा रहे हैं। अभी मैं नीचे बैठा था तो कोई एक बच्चा आया कि सर हम लोग बैग बनाते हैं और अपने स्कूल कॉलेज के लिए आपको बैग बनवाना हो तो बताइएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कोई बैग उस पर सेलेक्ट कर लिया तो जाहिर है उस पर टॉपर क्लास से लिखवाऊंगा, वरना क्या फायदा। ठीक ना? और जब टॉपर क्लास लिखवाऊंगा तो बोलेगा सर देखो बैग की कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, ये तो बैग है 300 रुपए का, 400 रुपए का, व्हाटसेवर, लेकिन आपको अलग से बताइए 50 रुपए और देना होगा एम्ब्रॉयडरी का। वो बेचारा उसमें उसमें नहीं कमा रहा, वो तो आगे दे देगा वो। तो इसको क्या कहेंगे हम? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। और प्लस एक सिस्टेमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड, बल्कि उल्टा लिखता हूं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। ये भी जरूरी है भाई। मैगी को वेज मैगी बनाने के लिए वेजिटेबल्स तो चाहिए, तेल तो चाहिए, बनाने वाला भी चाहिए, लेकिन भाई साहब गैस भी तो चाहिए। तो फैक्ट्री के अंदर जो भी आपके खर्चे हैं उनको भी आपको रखना पड़ेगा। एक बात लिखना जरूरी है कि जो ओवरहेड होगा वो सारे ओवरहेड नहीं लेने हैं, सिर्फ कौन से वाले लेने हैं? प्रोडक्शन वाले। आपने पढ़ा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी अगर प्रोडक्शन से संबंधित है तो उसको ले लेते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन से संबंधित ना हो तो उसको हम नहीं लेते, फिर हमारा वो पार्ट नहीं हो। ठीक है? लेकिन एक वक्त बोला है सिस्टमैटिक। देखिए वेरिएबल कॉस्ट में तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ना अपने आप खर्चे के अनुसार बढ़ या घट जाता है। जैसे बिजली है और मशीन है, मशीन कम चलेगी बिजली कम लगेगा, ज़्यादा चलेगी ज़्यादा लगेगा, उसकी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत होती है फिक्स्ड की, रेंट। अब रेंट अगर 50,000 है, चाहे 20 दिन ऑफिस चले आपकी फैक्ट्री या 30 दिन चले, 8 घंटे चले या 12 घंटे चले, उसको मकान मालिक को कोई लेना देना नहीं है। मकान मालिक को तो भाई रेंट से मतलब है, और रेंट उसे चाहिए तो चाहिए। ठीक आ रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। इसके बारे में कहा गया कि भाई जो प्रोडक्शन ओवरहेड आप लेंगे ना, ये आप लेंगे बेस्ड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी। आपने इंटर में ओवरहेड का चैप्टर पढ़ा होगा। हाँ, ओवरहेड में रिकवरी रेट निकालते हैं।
तो रिकवरी रेट निकालने के लिए कई तरह के कॉस्ट होते हैं, अगर आपको याद हो तो। मतलब कई तरह की कैपेसिटी होती है, जैसे कि मैक्सिमम कैपेसिटी या पॉसिबल कैपेसिटी या एक्चुअल कैपेसिटी, लेकिन हम वो सब नहीं लेते, हम लेते हैं नॉर्मल, कि जनरली क्या होता है। ठीक है कि नहीं? और उसी के रेट पे हम रेट तय करते हैं और सब पे चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मशीन से बनना था, जनरली 1000 बनाते हैं हम, ठीक है, तो हम 1000 पे ही रिकवरी रेट निकालेंगे। 50,000 डिवाइडेड बाई 1000, एक बैग के कितना पड़ा? 50 रुपए। अब हो सकता है किसी महीने में 1100 बन जाए, ऑर्डर आ गया, किसी महीने में 800 ही बना, फरवरी का महीना तो थोड़ा कम ही बना, खर्चे तो कम होंगे नहीं, तो हम ना 1000 के हिसाब से चार्ज करेंगे। कमी बेसी आपने पढ़ा होगा, अंडर या ओवर रिकवरी होता है, कि रिकवरी ज्यादा हो गई तो उसको बोल देते हैं ओवर रिकवरी, और रिकवरी कम हो गई तो उसको क्या बोल देते हैं? अंडर रिकवरी। क्या मैं सही हूं बेटा? तो ये बात आपको यहां पे ध्यान देना है कि नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे आपको लेना है हमेशा। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब जो जनरली होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट क्या भाई? In the period of abnormally high production, actual capacity is used. So that high capacity is used so that product should not be valued at below cost। फिर वो गलत हो जाएगा, लेकिन इस बात का मतलब समझाऊंगा तभी बात बनेगी। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक अपना इलस्ट्रेशन करा देता हूं, तब इसकी बात करेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट 50 रुपए, डायरेक्ट लेबर है 20 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड है 10 रुपए। ठीक है बेटा, आपको केवल फिक्स्ड ओवरहेड रखना है और निकालना है टोटल कॉस्ट। जानकारी ये दी गई है कि मंथली फिक्स्ड ओवरहेड है ₹1,00,000 और नॉर्मल प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट, बट current month only 4,800 यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन आपको दिया गया है, लिखिए तो पहले इलस्ट्रेशन, फिर बात करेंगे। चले बेटा आगे चले। अब देखिए, इसमें हम जो कॉस्ट निकालेंगे ना, वो हमेशा नॉर्मल कॉस्ट निकालेंगे। पूरी कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट। याद आया कुछ? हमें इस 48,000 से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है किससे? 5,000 से। हमारी हमेशा कॉस्टिंग ऐसे होगी, डिवाइडेड बाई 5,000। बोलिए कितना आ रहा है? तो कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ा बेटा? 100। अब मान लीजिए मैं मंथली प्रोडक्शन को बदल देता हूं, करेंट मंथ एक्चुअल प्रोडक्शन,
सपोज कीजिए अब की बार काम अच्छा चला, 5500 यूनिट हो गया, तब भी बीसी लेंगे, तब भी हमारी नॉर्मल कॉस्ट क्या मानी जाएगी पर यूनिट? 20 रुपए ही मानी जाएगी, ओवरहेड का जहां तक सवाल है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ना महामारी फैल गई और हमारा प्रोडक्ट उसमें काम का था, अचानक से हमें ऑर्डर मिल गया और हमने बना दिए 10,000 यूनिट। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 10,000 यूनिट, जबकि जनरली हमारा क्या बनता था 5,000। अब जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि ऐसा हर बार एब नॉर्मली हाई है। देखो 5500 हो जाए, ऐसे मान लो कोई गांव में बारात गए हैं, तो गांव में जनरली, अब तो खैर नहीं, अब तो खैर कोई जाने को तैयार नहीं होता, अब तो आदमी नहीं मिलते, सब लोग बाहर चले गए नए लड़के। बट पहले क्या होता था कि गाड़ी कम थी और बाराती ज्यादा होते थे। तो जैसे बोलेरो है या स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो बोलेरो जो भी है, जनरली उसमें सीट होती है 7 या 8 सीटर, थोड़ा धक्का धुक्की करके 10-12 भी। लेकिन बारात में कई बार हमने देखा है अपने जमाने, अब नहीं, अब तो खैर सब लोग रईस हो गए, 30-30 लोग जाते थे एक बोलेरो में। एक लरी नीचे बैठ गया, फिर एक लरी ऊपर, फिर 2-4 साइड में लटके हुए है कि नहीं? नहीं, साइड में लटक के, पीछे जो होता है ना पावदान वगैरह बना होता है, साइड में, बगल में, पीछे। अब देखो 7 सीटर गाड़ी है, 8-9 हो जाए, छोटे बच्चे वो डाल लो गोदी वोदी में तो चलता है, 12-13 भी चलता है, लेकिन 20 भी जा रहे हैं, डबल कैपेसिटी, तो उसको एबनॉर्मली हाई बोलेंगे ना। ठीक है कि नहीं? तो एबनॉर्मली हाई में जरा गौर से देखना, हमारी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट तो बेटा 20 रुपए ही है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 रुपए, ये कितना हो गया बेटा? 10 रुपए हो गया। अब अगर हम वैल्यूएशन में 20 रुपए शामिल कर दें तो इन्वेंट्री वैल्यू होगी, यही आएगी ना 100 रुपए पे, जबकि रियल हमारी कॉस्ट है 80 प्लस 10, बताइए कितना? अब ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, कॉस्ट से भी ऊपर हो रहा है। फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन को हम गेन मान रहे हैं, हमने पढ़ा है कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर, तो आपके रियल कॉस्ट है 10 रुपए, यानी कि टोटल कॉस्ट 90 रुपए, और आप उसको वैल्यू कितने पे कर रहे हैं? 100 पे, ये तो गलत हो जाएगा। तब एएस कहता है कि अगर ऐसी एबनॉर्मली हाई सिचुएशन पैदा हो जाए, तब आपको बताइए नॉर्मल कैपेसिटी का ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसकी बजाय क्या लेना है आपको? आपको एक्चुअल कैपेसिटी इस्तेमाल करना है। अपने प्रोडक्ट को 100 रुपए पे वैल्यू ना करके अपने प्रोडक्ट को आप कितने पे करेंगे? 90 रुपए। ये बात इंटर में भी है, लेकिन वहां पे हम लोग जोर नहीं देते, हमें पता है वहां कुछ इसका होना नहीं है, लेकिन अब नहीं तो कब? अब ना अकाउंट हो या टैक्स हो, अब बेटा छोड़ने वाली बात नहीं करनी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जामिनेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस। अब डायरेक्ट टैक्स में पढ़िएगा ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़िएगा, थोड़ा पढ़ने के हिसाब से ही पढ़िएगा। उसी तरह से हम लोग एफएम पढ़ेंगे या क्या बोलते हैं एफआर पढ़ेंगे, थोड़ा रियल लाइफ के हिसाब से। आपका एफएम इतना बढ़िया है कि आप एफएम पढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। सही पूछे तो और कुछ है ही नहीं, स्टॉक मार्केट और बैंक ही है, बस 2 ही चैप्टर है, बहुत आसान, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह पढ़ा था फंड इंटर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी वगैरह, उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंशन है। चलिए, है ना? हो गया बेटा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अब उससे भी टफ है, एडवांस इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। हाँ हाँ हाँ, अब उसका भी बाबूजी यहां है, एक चैप्टर, तीसरा चैप्टर आपका वही है। चलिए, है ये, बट अब आपको आसान लगेगा क्योंकि एक बार आइडिया हो गया ना, दिमाग में मैच्योर हो जाता है 1-1.5 साल में।
कर सकते हैं। अब देखिए, आपने बेशक बनाया हो इतना, इससे में मतलब नहीं है, हम तो कॉस्टिंग इसी पे करेंगे। तो कॉस्ट कितनी आएगी? 10 रुपये आएगी। ठीक है। अदर एक्सपेंसेज 126 है, तो 126 प्लस 10, लिखिए सोल्यूशन। सोल्यूशन आएगा अदर एक्सपेंसेज 126, प्रोडक्शन 10 रुपये और यूनिट कॉस्ट 136। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। कॉपी पे लिखिए, लिख के करिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे हम लोग लिख के करेंगे। हो गया। अब कहता है कि बताइए कितना एक्सपेंस्ड होगा। एक्सपेंस होना मतलब जो पीएल में ट्रांसफर हो। तो आपने अंडर ओवर ऑप्शन पढ़ा है कि भाई एक्चुअल ओवरहेड ले लेंगे, जितना रिकवर्ड होगा उसको लेस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा? अंडर रिकवरी। अब चूंकि खर्चा तो हो रहा है 10 लाख, लेकिन रिकवरी तो सिर्फ 75,000 पे होगी, और 75,000 पे रिकवरी रेट कितना है? 10 रुपए। तो जो अंडर रिकवरी जिसको हम बोलते हैं वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। लिखिए 2,50,000 प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। तो इंटर में जो हम लोगों ने अंडर ओवर रिकवरी पढ़ा था उसी का ये काम हो रहा है। कॉस्ट वाला एफएम वाला नहीं, तो भी पीएल में जाएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। अंडर रिकवरी है तो पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। सब कुछ फाइनल में नया नहीं मिलेगा, काफी कुछ वहीं पे बेस्ड है। जैसे फाउंडेशन के अकाउंट का इस्तेमाल इंटर के अकाउंट में होता था, वैसे इंटर का अकाउंट का इस्तेमाल फाइनल में है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे पढ़ते हैं अदर एक्सपेंसेस। नहीं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 4 नंबर देख लिए जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। एबीसी मैन्युफैक्चर कंट्रोल यूनिट्स फॉर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन कहता है कि भाई ईच कंट्रोल यूनिट रिक्वायर वन कंपोनेंट एट ए कॉस्ट ऑफ दिस मच, वन कंपोनेंट एट ए कॉस्ट ऑफ दिस मच, रॉ मटेरियल दिस। तो ये तो मटेरियल कॉस्ट हो गया। मंथली एक्सपेंसेस में रेंट है, ये भी है और ये भी है। तो देखिए ये तो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा क्योंकि केवल प्रोडक्शन वाले लेने हैं, लेकिन ये दोनों होगा। जोड़िए तो कितना हो रहा है? 24,000 हो गया। ये ओवरहेड हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड देख लेंगे। अब ईच यूनिट टेक्स 2 आवर्स टू असेंबल, प्रोडक्शन ओवरहेड 300 रुपए, तो इससे डायरेक्ट लेबर निकल जाएगा, है ना। प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड अपॉन ऑब्जर्प्शन ऑन आवरली रेट, द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज दिस मच। आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बतानी है, ठीक है। तो फिर हम इसमें पूरा ही पीएल अकाउंट बना के देखेंगे, कॉस्ट शीट पूरा बना के देखेंगे हम। अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें तो ये तीनों तो डायरेक्ट मटेरियल के रूप में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लेबर के रूप में आएगा और 2 घंटा लगता है, तो 300 गुने 2 कितना हो जाएगा? ये 600 आ जाएगा लेबर का। हम मतलब 600 रुपये पर यूनिट की बात ही कर रहे हैं, पर यूनिट। अब ये ओवरहेड, अब इसके बारे में बताया नहीं कि वेरिएबल या फिक्स्ड, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, 1,000 से भाग देंगे, ठीक है कि नहीं। तो 24,000 में 1,000 घंटे से भाग देंगे तो कोई ना कोई रिकवरी रेट तो निकलेगी, है ना। और 2 घंटे की बात है, तो बोलिए ये कितना आ रहा है? 48। तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये ओवरहेड हो गया, ये लेबर हो गया, आपकी कॉस्टिंग आ गई। चलिए बनाइए इसको, लिखिए। पहले तो तीनों डायरेक्ट मटेरियल लिखिए, 1 2 3 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गया। टोटल डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कॉस्ट कह सकते हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट लिखिए। फिर लेबर कॉस्ट लिखिए, 2 घंटे गुने 300। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाल के 2 से गुना कर दीजिए। ये रही आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट, जिस पे आपको अपनी इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन करनी है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या ऐसा पॉसिबल है
कि हम डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकें, भले उनका नेचर सेम है। जैसे मान लीजिए कंपनी रिलायंस रिटेल, मोर और लेस एक ही तरह के सामान ये महाराष्ट्र में भी बेचती है, दिल्ली में भी बेचती है। अब ये चाह रही है कि महाराष्ट्र में हम लिफो लें, फीफो लें और दिल्ली में वेटेड एवरेज लें, क्या ये पॉसिबल है एज पर एस? तो देखिए कहा गया कि भाई सेम कॉस्ट फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें, ठीक है कि नहीं, भले कहीं भी हो, अगर नेचर उसका सेम है, नेचर अलग होगा तो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन नेचर सेम हो तो आप डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें, वही सही रहेगा। ये देख मिला। मरकरी लिमिटेड में कौन सा है, 10 है, चलिए 10 ही रखिए। इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि इन्वेंट्री ओपनिंग कह सकते हैं इसको, यहां परचेज किया परचेज किया परचेज किया, सबकी कॉस्ट दे रखी है। फिजिकल इन्वेंट्री लास्ट में बचा हुआ है 400, आपको फीफो से भी करके दिखाना है, वेटेड से भी। ये तो फाउंडेशन का क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब है तो है। अब फीफो का मतलब होता है पहले वाला पहले जाएगा, लास्ट वाला बचेगा। तो कौन सा बचा होगा आपके पास, एक तो ये वाला बचा होगा 350, और ये वाला बचा होगा, बताइए कितना, टोटल 400 में 350 तो ये वाला बचा होगा जिसका रेट लगेगा 14 रुपए, और 50 इसमें से बचा होगा जिसका रेट क्या लगेगा 12 रुपए। बताइए कितना हो रहा है ये, 50 गुने 12 600, और ये बताएं 4900, दोनों जोड़ दीजिए 5500 आ जाएगा। चलिए निकालिए पहले 5500। अब आइए अगर एवरेज की बात करें तो यहां देखिए 12,250 1000 की कॉस्ट है, ये तो टोटल कॉस्ट बोले टोटल यूनिट। तो एक यूनिट कितने का पड़ेगा, भाग दीजिए 12 रुपए 25 पैसे, क्लोजिंग स्टॉक 400 है, गुना कर दीजिए, बताइए क्या कॉस्ट आएगी 4900। तो वेटेड एवरेज भी कर लीजिए, और इसी के साथ कॉस्ट का तो काम खत्म हो। पढ़िए, रिकमेंड वेदर द 12 नंबर आपको मिला, वेदर द कॉस्ट should be considered by determining the NRV, cost of completion of WIP। आना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड ऑन सेल, निकालने के लिए तो ट्रेड डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। कैश डिस्काउंट ये बताइए, कैश डिस्काउंट पार्ट एंड पार्सल नहीं है, वो तो आप पेमेंट के लिए कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट को आपको शामिल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो दो चीजें शामिल करेंगे और एक शामिल नहीं करेंगे। या भाई, a loss relies on sale of product after in the period may well provide evidence of NRV at the end of period। मतलब हम कुछ माल बेचे हैं और उसमें लॉस हुआ है, तो उससे लगता है कि आगे भी काम खराबी होना है, ठीक है। However, if this product, for example, an exchange traded commodity, loss realized can be attributable to fall in price on the exchange after the period in a date, and then this loss may not itself provide evidence of a net legible value। ये तो बेकार, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल था। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है नंबर 14, नंबर 14 पढ़िए, मिला। एबीसी मैन्युफैक्चर एंड सेल पेपर इनवेलप, ये है कि नहीं है?
13 नंबर है, हाँ, पेपर इनवेलप। नंबर 13, द स्टॉक ऑफ इनवेलप was included in closing inventory at a cost of 50 per pack। ये इसकी कॉस्ट हो गई। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट द ऑडिटर नोटेड सब्सिक्वेंट सेल प्राइस व 40 रुपए। अरे वाह, इन्वेंट्री में 50 कॉस्ट में माना गया है और बाद में बिक रहा है 40 में। बाद में इंक्वायरी से पता चलता है कि फिजिकल स्टॉक टेकन ए वाटर लीकेज हैव बीन क्रिएटेड ड्यू टू पेपर एंड द ग्लू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग वीक एबीसी स्पेंड ए टोटल दिस मच पर पैक फॉर रिपेयरिंग एंड रीअप्लाइंग ग्लू टू द इनवेलप। एनआरबी बताइए और इन्वेंट्री मार्कडाउन अमाउंट बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, 50 रुपए हमारी कॉस्ट है, लेकिन ऑडिट करके पता चला कि बाद में तो हम 40 रुपए बेच रहे हैं, और वो भी तब जब 15 रुपए खर्च कर रहे हैं क्योंकि डैमेज हो गया है। तो 40 में 15 रुपए तो अभी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है, नेसेसरी टू मेक द सेल। तो हमारा एनआरबी कितना बचेगा? एनआरबी 25 बचेगा। तो आपको जो वैल्यूएशन करनी चाहिए वो किस पे करनी चाहिए? 25 पे करनी चाहिए। कॉस्ट कितनी है? 50 से 25 पे आ गए तो मार्कडाउन कितना करना पड़ेगा? तो आपको मार्कडाउन जो करना है वो 25 रुपए पर पैक मार्कडाउन करना है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर अगली क्लास में किया जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर है 14। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी के पास 100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री है, 10 रुपए पर यूनिट। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 8 रुपए, जिसपे हम बेच सकते हैं। कंपनी पी ने सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है 60 यूनिट को बेचने का एट रेट ₹11, विच कैन नॉट बी सेटल्ड नेट। एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है? 1 रुपए। आपको एनआरवी बताना है। ठीक है, अब 10 रुपए तो है, करंट मार्केट प्राइस 8 है, कॉन्ट्रैक्ट 60 यूनिट का कर रखा हमने 11 रुपए, 1 रुपए काट के। तो अगर हम एनआरवी की बात करें, ठीक है, तो कॉस्ट ये रही और हमारा 60 यूनिट का जो सेल प्राइस है वो 11 माइनस 1, 10 रुपए। तो हम इसको बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है 14। हमारे यूनिट जो हैं दो तरह के हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टेड और एक अदर। कॉन्ट्रैक्टेड का सेल प्राइस है 11, अदर का सेल प्राइस है 8। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेज भी है, 1 रुपए इसमें सेलिंग एक्सपेंसेज है, 1 रुपए। मतलब हम सेल करेंगे तो 1 रुपए हमारे घर से जाएगा, ब्रोकरेज हो या कोई भी चीज हो, हाँ, वो सेलिंग कॉस्ट है। तो 1 रुपए और चला गया। तो हमारा जो एनआरवी बचा वो कितना बचा? यहां 10 और यहां 9। और हमारी कॉस्ट कितनी है? हमारी कॉस्ट है 10 रुपए। 7 ठीक, ठीक बात है। तो जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, इसकी वैल्यूएशन 10 रुपए होगी और इसकी वैल्यूएशन 7 रुपए होगी। यूनिट कितने हैं? 60 रुपए है, 60 यूनिट है, और यहां कितना बचा? 40। टोटल 100 है ना। तो वैल्यूएशन बताइए। ये हुआ 600 और ये हुआ 280। टोटल वैल्यू बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सी बातें हैं,
कोई ज्यादा मारा मारी वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये लीजिए। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर एन एंटिटी, फुल कैपेसिटी ये है, लेकिन नॉर्मल, याद रखिए, मैं फुल कैपेसिटी से मतलब नहीं होता, मैं किससे मतलब होता है, नॉर्मल कैपेसिटी से। एक्चुअल और भी कम हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड ये है, वेरिएबल ओवरहेड ये है। ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्रोड्यूस्ड है, सोल्ड है, तो क्लोजिंग भी निकल जाएगा। जोड़िए तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये दोनों जोड़ दीजिए, 9,000 हो गया ना, 9,000 में घट गया 23। फीफो बेसिस पे साइन करना है, इसका मतलब ये वाला जो है ना, इसी में से रहा होगा। फीफो का मतलब क्या होता है, ओपनिंग वाला बिक गया होगा, क्लोजिंग तो करंट ईयर वाला बचा होगा, है ना। आपको बताना है कि कैसे ओवरहेड कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे और क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक बात है, बड़ा सिंपल है। देखिए इसमें सीओजीएस कितना हुआ होगा बेटा, 2,500 तो वही होगा। इसमें से कितना हुआ होगा, यूनिट सोल्ड बता दीजिए, यूनिट सोल्ड। ये वाला तो बिका ही है, प्लस ये वाला कितना बिका है, टोटल 6,700 है, हम मानते हैं 2,500 ये है, तो इस वाले में से कितना होगा, 4,200। ठीक है, तो अब हम कैसे इस पे लोकेट करेंगे ओवरहेड, बड़ा सिंपल है। ओवरहेड है 1,500, और 1,500 किसका है, 7,500, तो उसमें 4,200 का क्या होगा वो देख लेंगे, और उसमें 2,300 का क्या होगा वो देख लेंगे। ठीक बात है, आइए। हाँ वेरिएबल का तो एक्चुअल पे जाएगा, पहले इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूरा बना लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 1,500 रुपए डिवाइडेड बाई 7,500 यूनिट, तो ये हो गया 20 पैसा। ठीक बात है, और वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो कितना है वेरिएबल ओवरहेड, 2,600 डिवाइडेड बाई 6,500, ये कितना आ रहा है, 0.4 है, 0.4 पर यूनिट। ठीक बात है, सही है ना। अब आप यहां पे ध्यान दें, हमें चार्ज करना है, चार्ज ऑफ ओवरहेड ऑन सीओजीएस 4,200 यूनिट इंटू 0.2, बताइए हाउ मच। अच्छा आवर के बेसिस पे है ना, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कितने यूनिट हमने बनाए थे भैया। नहीं ठीक है, पर आवर ठीक है। हम मान रहे हैं कि भाई 1 घंटा में 1 यूनिट बनता है, देखिए ना यहाँ पे, ये यूनिट है और ये आवर है, 1 घंटा में 1 ही बनता है। चलिए बताइए, बेसिकली पर आवर है, और हम मान रहे हैं कि वही यहाँ भी है, बोलिए हाउ मच, 840। ये फिक्स्ड ओवरहेड की बात हो रही है, ठीक है, या ऐसे रख देते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ बोलिए ना, बताइए। हाँ तो टोटल यूनिट प्रोड्यूस हमारा 6500 हुआ है ना, 6500 में 2,300 क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाकी इस पे चार्ज होगा, बताइए कितना, या रुपया। हम पहले फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिखाते हैं। सीओजीएस पे आ गया ये, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री पे बताइए, 2,300 यूनिट इंटू 0.2, बताइए तो कितना हो रहा है, 460। और अंडर रिकवरी कितनी हो रही है, कितने यूनिट कम बनाए आपने, तो 200 रुपए हुआ, बताइए टोटल कितना कॉस्ट हुआ है। हाँ अब हो गया 1,500 का। ठीक है, रही बात वेरिएबल की, तो सीओजीएस 4,200, रेट है 0.4, बताएं कितना होगा,
1600 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2300 2.2 बताएं 920 टोटल ये 2600 आ जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों सीओजीएस में आ गया, ये दोनों इन्वेंट्री में आ गया, और ये जो है बेचारा पीएल स्टेटमेंट में आ गया। ठीक है कि नहीं, चलिए और आगे बढ़ा जाए। ये देखिए T5 स्टार ट्रेडिंग परचेज मोटरसाइकिल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट, ये तो पढ़ा था क्या, आई थिंक पढ़ा था, चलो कोई नहीं फिर पढ़ लेते हैं। इनकर्ड एक्सपेंसेस, परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट मिला, इंपोर्ट ड्यूटी दिया, फ्रेट इंश्योरेंस, मेरे ख्याल से ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, अदर हैंडलिंग भी प्लस होगा, सैलरी ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं आएगा, कमीशन पेबल फॉर अरेंजिंग ये ऐड होगा, सेल्स नहीं होगा, आफ्टर सेल वारंटी नहीं। एडवाइस कर रहा है कौन सा आइटम इंक्लूड होगा कौन सा नहीं होगा, तो देख लो कौन कौन सा नहीं होगा वो बता देता हूं मैं। एफ नहीं होगा, एच और आई नहीं होगा, बाकी तो सब शामिल होना चाहिए। वही है, एफ एच और आई शामिल नहीं होगा, बाकी सब इसमें शामिल होगा। और अगर इन्वेंट्री कॉस्ट बनाना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए, उसमें क्या है, हो जाएगा, छोड़ सकते हैं इसको। हाँ वही मैं कह रहा था ना, क्वेश्चन था। चलिए और देखिए, हम ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का 7,000, कस्टम मेड है, मतलब खास आपके लिए बनाया है। रॉ मटेरियल जो कंज्यूम होगा इतने का होगा, जिसमें कुछ रिफंडेबल परचेज टैक्स है, तो इसको तो माइनस कर देंगे, याद है, हाँ? जो रिफंडेबल या एडसेबल होता है उसको हम वापस कर देते हैं। परचेज वाज फंडेड बाय रेजिंग ए लोन, जिसमें 5,000 लोन फीस है, लोन इज सिक्योर्ड बाय इन्वेंट्री। कॉर्पोरेट गिफ्ट फॉर कस्टमर, ये बोरोइंग कॉस्ट है, इसका मतलब है ना। एक्सटर्नल डिजाइनर पक्का होगा, लेबर पक्का होगा। फरवरी 2001 यानी कि 1 महीने बाद प्रोडक्शन टीम ने एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक करा और फर्दर मॉडिफिकेशन नेसेसरी टू ब्रिंग टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट, मतलब कुछ करा, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक हमने डेवलप किया है। मटेरियल जो वैसे तो 31 है, लेकिन 3,000 उसमें से बिक जाएगा, तो यानी कि हमारे हाथ में कॉस्ट पड़ेगी कितनी, 18,000, है ना। बाकी लेबर कॉस्ट भी है, बाकी डिप्शन भी है। फरवरी में एंटिटी ने एडिशनल कॉस्ट किया मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइजिंग कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर लगा, लेबर लगा और डिप्रिसिएशन लगा। कॉर्पोरेट गिफ्ट रेडी फॉर सेल 1 मार्च को 2 महीने बाद हो गया, कोई अब नॉर्मल वेस्टेज वगैरह नहीं है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बताइए और substantiate your answer with appropriate reason and conditions या calculations which were required। तो दिखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, एक पन्ने का है आप में, चलिए, लेकिन ऊपर से करना शुरू करें तो सब फटाफट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। अब एग्जाम में ना गारंटेड है कि इससे अलग कुछ आ ही नहीं सकता, जो है सो यही है। बाकी पास्ट ईयर भी हम लोग देखते चलेंगे, जो 3 अटेम्प्ट हुआ है पास्ट ईयर में भी कुछ आया होगा तो उसको भी देखते चलेंगे। 3 ही अटेम्प्ट हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर है, चलिए आप 6 बोलिए, लेकिन वैसे तो ये पास्ट ईयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आया नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज। है तो 550, लेकिन हम कितना लेंगे,
5 लाख लेंगे। वो जो रिफंडेबल टैक्सेज है हम उसे हटा देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिजाइनर लेंगे हम। एक लोन वाला तो लेंगे नहीं, बोरोइंग कॉस्ट नहीं लेना है, ठीक है कि नहीं। अब कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिजाइनर कितना है, 7,000 और लेबर 3,000, दोनों मिला के 10। अब नीचे चलिए, प्रोडक्शन टीम ने डेवलप किया एक कोई ऐसी चीज जो यहां पे काम आ सकती है, ठीक है कि नहीं, जिसमें हमारे खर्चे कितने हुए देखिए तो, ये वाले खर्चों की बात करिए, सब तो हो गया। 18, 11 और 5 जोड़िए तो कितना हो रहा है, 34,000। कौन सा डिप्शन, वो तो कुछ और है, वो तो लेंगे ही लेंगे, पहले इसकी बात करेंगे ना। हाँ लेंगे, डिप्शन उस मॉडिफिकेशन प्रोसेस के लिए तो किया है, तो आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, तो 18 और 11 कितना बताया आपने, 29 और प्लस 5, तो टोटल मिलाए कितना हो गया, 34,000। आइए, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, मटेरियल 21, अच्छा नेट है, थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, नेट है, इसका मतलब ऑलरेडी रिकवर्ड है, तो कोई बात नहीं, हम पूरा 21 लिख देंगे, उसमें क्या है। और क्या है भाई, लेबर, और क्या है, डेप्रेसिएशन, सब मिलाए कितना हुआ, 37 हुआ, ठीक बात है। और आगे बढ़िए, फरवरी में कुछ और एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ, कंज्यूमेबल स्टोर 55, लेबर 65 और डिप्रेसिएशन 15, सब मिला के बताइए टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, जोड़िए तो जरा, आपने लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा हो तो लिखिए। देखिए तो आपके लास्ट में दिया है कि नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हाँ फिर ठीक है, उसको भी करते चलेंगे ना हम लोग। सुमित गुड आफ्टरनून, भाई ऑफिस से देख रहे हो, गलत बात है, ट्रेनिंग करो, ठीक है कि नहीं। ऑनलाइन देख रहे हैं सुमित, शाम में सुमित तुम देख लेना है ना, ट्रेनिंग खूब मन से करना चाहिए ना। लंच ब्रेक है क्या, 6,82,000, ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगी, ठीक है ना। चलिए, अब 3 क्वेश्चन और है, आप उनको ट्राई कीजिएगा, हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। अब इजी रहा, 34 में से मैंने प्रॉमिस किया है आपको 20 में कोई दिक्कत नहीं होगी, 50% किसी भी कोर्स का सिलेबस हमेशा आसान होता है, और बाकी 14 खूब जम के कर लेंगे हम लोग, फिर वो भी आसान हो जाएगा। पढ़िए, हमने इस साल ऑपरेशन शुरू किया 2021 में, 22 में, और ये एक्सपेंस किए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल, रिफंडेबल छोड़ देंगे बेटा, फ्रेट टू ब्रिंग द फ्रॉम सप्लायर टू फैक्ट्री, ये तो शामिल होगा, कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग आई थिंक शामिल होगा, पैकिंग शामिल होगा, सेकेंडरी पैकिंग शामिल होता है। 31 मार्च को इतना वॉल्यूम रिबेट मिला फ्रॉम द सप्लायर फॉर परचेज मोर देन 15,000। अब जो वॉल्यूम रिबेट होता है वो एक तरह का क्वांटिटी डिस्काउंट है, ज्यादा खरीदोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है कि नहीं, तो इसको हम लेस करेंगे, हमारी कॉस्ट का हिस्सा है ये।
इसके अलावा सैलरी मशीन वर्कर को दिया, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। सुपरवाइजर को दिया, फैक्ट्री ओवरहेड है। डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, फैक्ट्री ओवरहेड है। कंज्यूमेबल, फैक्ट्री ओवरहेड है। डिप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल यूज टू ट्रांसपोर्ट स्टोर रूम फॉर रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, मतलब स्टोर से फ्लोर लेवल पे छोटी छोटी गाड़ियां नहीं होती हैं, सामान लाद के फैक्ट्री में चलाते हैं, जिसको देखा होगा आपने, वो सब है। इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, फैक्ट्री ओवरहेड है। रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड है। और एंटिटी यूज बाय फैक्ट्री सुपरवाइजर होना तो चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री सुपरवाइजर तो फैक्ट्री का ही पार्ट है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे किए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। जनरली तो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हम शामिल नहीं करते हैं जब तक कि प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो। और यूज बाय स्टाफ और सैलरी नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 20% एडमिनिस्ट्रेशन इससे संबंधित है, तो 20% इन तीनों का जोड़ के कर लेंगे और बाकी सब बताइए छोड़ देंगे। बाकी जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में सेल्स और अदर नॉन प्रोडक्टिव जैसे फिनांस टैक्स वगैरह में जाएगा। हमें क्या मतलब, सेलिंग एक्सपेंसेज है, एडवर्टीजमेंट है, डिप्सन है। अरे वाह, अब की बार अकाउंटिंग नहीं करनी है, मतलब वैल्यूएशन नहीं करनी है, अब की बार क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी। ये कमाल की बात हो गई। ठीक है, तो आपने कभी अगर पढ़ा हो कॉस्ट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स कॉस्टिंग के वॉल्यूम 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल खरीदने की एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड होने की एंट्री, याद आया कुछ? रॉ मटेरियल कंट्रोल या एसएलसी अकाउंट डीआर टू कैश, वेजेज कंट्रोल टू कैश, याद आया कुछ? तो वही काम यहां करना है। अब देखिए, आप जब जब आप मटेरियल परचेज करेंगे तो एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट, और चाहे तो रॉ मटेरियल कंट्रोल या क्या बोलते हैं उसको, क्या उसको कहते हैं, एसएलसी, याद है? स्टॉक लेजर कंट्रोल, जो नाम दे दीजिए, परचेज दे दीजिए, इन्वेंट्री दीजिए, एसएलसी दे दीजिए, जो भी दे दीजिए। और रही बात, ये 30 ले लीजिए, ये 8 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, ये 20 ले लीजिए, और ये 200 जरा जोड़िए तो बेटा इसको छोड़ के कितना आ रहा है? ये आ रहा है 43,020। इन्होंने 42,490 क्यों किया है, मैं देख लेता हूं। हाँ, ये घटाना है ना, 530 घटा के बताइए। 42,490। तो पहली एंट्री लिखिए तो साहब, इन्वेंट्री अकाउंट डीआर टू कैश, ये है पहली एंट्री। और इस एंट्री को कर रहे हैं तो एक छोटी सी वर्किंग भी कहीं तो जगह छोड़ के लिख लीजिए। वर्किंग नोट, परचेज प्राइस 30,000, इंपोर्ट ड्यूटी 8,000, फ्रेट कॉस्ट 3,000, कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग 20,000, पैकिंग दो, सॉरी 20 रुपए, लेस वॉल्यूम रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट ये बेसिकली, कैश डिस्काउंट नहीं लेना, वॉल्यूम रिबेट तो लेना है। तो ये है कॉस्ट ऑफ परचेज, और ये आ गया 42,490। तो जनरल एंट्री अलग पेज पे करनी है, वर्किंग अलग पेज पे करनी है। हाँ, काम हो गया, ठीक है, अब आ जाइए। हाँ, अभी देखते हैं, देखते हैं, खर्चे भी देखते हैं और क्या हो सकता है वो भी देखते हैं।
पढ़िए। अब ये सारे खर्चे लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 5,000, फैक्ट्री सुपरवाइजर 3,000, डिप्सन 600, कंज्यूमेबल 200, ये 400, ये 300 और ये 1,000। जरा जोड़िए तो 5,000, 3,000, ये अलग से लिख ले, वर्किंग नोट कर ले, ठीक है ना। हालांकि वर्किंग नोट से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये कैश होगा, ये कैश होगा, ये प्लांट एंड मशीनरी पीपीई होगा, ये कैश मान सकते हैं, ये पीपीई होगा, ये कैश मान सकते हैं, ये कैश मान सकते हैं, ये पीपीई होगा, ठीक है। तो कैश वाला जोड़िए तो 1, 2, 3, 4, 5, ये जोड़िए तो पहले 9,500। और मेरे दोस्त जरा पीपी वाला जोड़िए तो 600, 400 और 200, सब जोड़िए कितना हो रहा है 10,200। फिर और आगे चलिए, इसमें भी ये तो कैश होगा, इसका 20% बताइए, का 20%, 610। तो 610 और कैश आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए और उसका 20% निकालिए, 130। ये भी जोड़ दीजिए, कितना हुआ 740। और आगे आइए, ये सब चीजें तो सीधा मतलब टीएल में जाने की चीजें हैं, यहां तो ये नहीं आएगा। तो ये टोटल कितना हो जा रहा है, जरा टोटल जोड़िए तो। आंसर से कम क्यों है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है क्या। जोड़िए तो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, फिर से जोड़िए तो 5,000, 600, 400, 300, 200, 3,000, 1,000, 610, 10,700 है ना। तब भी गड़बड़ आ रही है ना, नहीं आ रहा है, रुक जाइए अभी चेक करते हैं। फिर 100, ठीक है, फिर 30। भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है फिर, ये 9500 ठीक है, और ये बड़ा जोड़िए 600, 400, 200, 1200 ही है, 1200 ही है, 610, 130। लेकिन इनका 11,240 है। अच्छा चेक कर लेंगे, आइए शुरू करते हैं। कंज्यूमेबल 200 लग लिया है, वो इन्वेंट्री से कर दिया है ना, तो कैश हम यहाँ कर देते हैं कम, ठीक है। ठीक है, आइए जरा एंट्री लिखिए, दूसरी, पहले लिख लिया आपने, इन्वेंट्री टू कैश या बैंक जो भी है 42,490, और दूसरी टू बैंक, बैंक देखिए ये दोनों जोड़िए और 200 कम कर लीजिए, 9,910, नहीं 9,910। टू कंज्यूमेबल्स कर दीजिए 200, और टू डिप्सन है तो पीपीई कर दीजिए। टोटल डिप्सन बताइए तो कितना है 1,330।
चलिए सब जोड़ दीजिए। 11,440। ठीक है, ये 200 घटाया आपने इसमें से, ये दोनों जोड़ के 200 घटा दिया आपने। तो ये दोनों जोड़ के 1440 हो रहा है ना। ठीक है, तो 11,440 हो गया, काम खत्म। ये वर्किंग लिखेंगे कि चलेगा? चल जाएगा है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने इंडेस 2 का। कंपनी हैज वैल्यूड इट्स स्टॉक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री आइटम ऑन क्लेम बाय कस्टमर एट 0। Customer has a right to claim the free item within 14 days from the date of invoice. If the time limit exceed, claim फिर खत्म हो जाएगा। Majority of the free item require online registration for participation in the contest conducted by respective brand which need to be done by buyers within 3 years from the date of invoice. Out of it, a few items under the category are found damaged. The replacement cost of such item is this much. Determine whether the entity has to book loss on inventory or provide for replacement cost of the goods that need to be given as free item to the customers as per the principles and A's. ठीक है, अब हमने पढ़ा था राइटिंग डाउन के प्रिंसिपल्स। जरा क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, फिर हम राइटिंग डाउन के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। क्वेश्चन को समझना है थोड़ा। हम ना कुछ फ्री आइटम बांटते हैं। कस्टमर हमारे जो हैं वो किसी कंटेस्ट वगैरह में हिस्सा लेते हैं, तो फिर हम उनको वो चीजें फ्री बांट देते हैं। और कंटेस्ट में हिस्सा आपको 3 दिन के अंदर लेना है। ठीक है, आउट ऑफ इट फ्यू आइटम अंडर दिस कैटेगरी फाउंड डैमेज, कुछ सामान डैमेज है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसका है 250। अब बात कर रहा है कि क्या आपको लॉस ऑफ इन्वेंट्री को बुक करना चाहिए या रिप्लेसमेंट कॉस्ट को आपको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि आप एस के अनुसार ऑब्लिगेशन है तो करेंगे। अब देखिए सही पूछिए तो ये एस 2 का सवाल नहीं है, मतलब इंडेक्स 2 का सवाल नहीं है, ये सवाल है कंटिंजेंसी का, ये सवाल है प्रोविजंस का। अब देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो 2.5 लाख का डैमेज होगा, हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं, और उनको राइट भी है 14 दिन के अंदर लेने का, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, एस्टिमेशन हम कर ही पा रहे हैं, और कोई रियलिस्टिक तरीका है नहीं, हमें सेटलमेंट के लिए देना ही देना पड़ेगा। तो सही पूछा जाए तो तीनों ही बातें यहाँ पे कवर होती हैं, तो ये प्रोविजन बनेगा। इसमें हमें मार्क डाउन करने की जरूरत नहीं है, चीज तो डैमेज हो गया उसे क्या करना है, तो हमें प्रोविजन बनाना है कि इसके बदले कुछ और लाके हमें उसको देना पड़ेगा। देखिए बड़ा अच्छा आंसर लिखा हुआ है, और देखिए ना जाएगा ना, जो डैमेज हो गया उसकी तो वैल्यूएशन हमें 0 पे करनी है। अब जब 0 पे कर ही रहे हैं तो हमें क्या ही करना है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन 0 पे वैल्यू करने से बात नहीं बनेगी, देना तो आपको है ही, और उसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, प्रोबेबल है कि देना ही पड़ेगा, रिलायबल एस्टिमेट ही हो रहा है, तो हमें प्रोविजन बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कितने का प्रोविजन बनेगा? 2.5 लाख। तो इसका आंसर होगा कि इन्वेंट्री को 0 पे दिखा देंगे जो डैमेज हो चुका है, लेकिन चूंकि कस्टमर को देना है, लायबिलिटी सांप की तरह खड़ी है, तो उसको भी प्रोवाइड करें। ठीक है ना, 2 बातें हम करेंगे। क्वेश्चन 5 कि डैमेज इन्वेंट्री मतलब इंडेस 2 के अनुसार तो जो डैमेज इन्वेंट्री है विल बी रिटेन डाउन टू 0, वो तो होगा ही होगा, लेकिन बच नहीं सकते, तो इंडेस 37 हो गया। प्रोविजन ऑफ रुपीज 250 हैज टू बी मेड। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से इंडेस 2 की कहानी। अब जरा सा एक बात मैंने कही थी कि डिफरेंस भी हमें पढ़ लेना चाहिए कि दोनों में क्या ही डिफरेंस है।
इंडेस 2 में और एस 2 जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में क्या क्या फर्क है। ठीक है, आइए, ये याद करने की चीज नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा देख लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। पढ़िए, ये कॉलम जो बना है वो कॉलम बना है इंडेस का और ये कॉलम बना है 2 का। देखिए, ये केवल वैल्यूएशन की बात करता है, लेकिन इंडेस 2 में लास्ट में कितना इन्वेंट्री में जाएगा और कितना पीएल में जाएगा, इसका छोटा सा एक प्रोविजन लिखवाया था मैंने कि सीओजीएस एक्सपेंस में जाएगा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंस में जाएगा। ये सब बातें इंडेस 2 मतलब एस 2 में नहीं करी गई थी। हाँ, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। एस 2 कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर पे लागू नहीं होगा अगर फेयर वैल्यू पे है, ये बात वहां नहीं थी। वहां था केवल प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री, वहीं पे खत्म हो जाता था। इसमें कमोडिटी ब्रोकर को भी जोड़ दिया, ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई। इसमें फेयर वैल्यू आके एनआरवी को उसके आसपास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में है, जबकि यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन वगैरह की कोई बात नहीं। इसमें है कि एक बार एनआरवी निकल गया तो फिर उसके रिवर्सल की बात भी हो सकती है, मतलब कभी डाउन हुआ तो कभी अप भी हो सकता है। इसमें रिवर्सल के बारे में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं, हालांकि मना वहां भी नहीं है। हाँ, वहां मना वहां नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ अलाउ यहाँ पे अलग से नहीं लिखा हुआ है स्पेशल। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, मिनरल्स, इन सब चीजों को एक्सक्लूड किया हुआ है। हालांकि ये तो एस 2 में भी है, प्रोड्यूसर इन्वेंट्री तो एस 2 में भी है। हालांकि लिखा है वहां वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स, एक लाइन में लिखा है, यहाँ थोड़ा ज्यादा दे दिया, तो ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये कहता है कि यूज ऑफ कंसिस्टेंट कॉस्ट फॉर्मूला आप अपनाइए। वहां पे ऐसा नहीं दिया था, वहां ये दिया था कि कॉस्ट के आसपास जो होता है उसको आप ध्यान दीजिए, फॉर्मूला चाहे जो भी इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस यही था, तो ज्यादा फर्क तो इसमें है नहीं।